नमस्कार मित्रों, मैं आप सभी का दोस्त मित्र सखा शुभचिंतक विश्व मौर्य परिषद आप सभी का स्वागत करता हूं मौर्य एक शासक परिवार यूट्यूब चैनल में। चलिए आज चंद्रगुप्त मौर्य जी के जीवनी का 20वां एपिसोड बताता हूं। और हाँ, जिन लोगों ने मौर्य एक शासक परिवार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें। चलिए शुरू करते हैं, देरी नहीं करते हैं। एक दिन तक्षशिला गुरुकुल से थोड़ी दूर पर रोशनी जगमगाने लगी। नर्तकियों के घूंघूर चमक उठे, अंगूरी के परनाले बह चले। बहुत दिनों के थके सैनिक मस्ती से झूमने लगे। सिकंदर को लगा वह सचमुच सदैह स्वर्ग पहुंच गया है। यहीं पर सिकंदर के 3 दिनों तक रुककर जश्न मनाया। चौथे दिन अंभी की ओर से सिकंदर तथा उसके साथियों को स्वर्ण और रजत के सिक्कों से निवेदित किया गया। अनेक भारतीय नरेशों ने यहीं पर सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर अपने दूतों को उपहार तथा संधि पत्र देकर भेज दिया। किंतु वीर शिरोमणि पोरस ने सिकंदर के पास प्रति संदेश भेजा कि वह सिकंदर से साक्षात्कार अवश्य करेगा, किंतु सशस्त्र और रणस्थल में। सिकंदर ने सिंधु नदी के पुल को तोड़कर झेलम पर लगाने की आज्ञा दी। फिलिप को तक्षशिला का छत्रप बनाया। सिकंदर स्वयं अपनी सेना लेकर तक्षशिला के 5 सहस्त्र सैनिकों के स्वामी आंभी के साथ झेलम की ओर आगे बढ़ा। चंद्रगुप्त मौर्य यह देखकर व्यग्र हो उठा। देशद्रोही आंभी सिकंदर का सहायक हो गया है। भारतीय सेना ही भारतीय से युद्ध करेगी, कैसी विडंबना है। एक भारतीय को परास्त कर विदेशी को भारत का सम्राट बनाएगा। केकय राज पौरव को परास्त करने के पश्चात बचेगा केवल मगध। यदि कहीं पौरव भी परास्त हो, अधीनता स्वीकार कर सिकंदर की सहायता करने को प्रस्तुत हो गया तो मगध विजय भी सिकंदर के लिए कठिन नहीं होगी। उसकी भुजाएं फड़क उठी। क्यों न वह केकयराज पौरव की ओर से युद्ध में सम्मिलित होकर सिकंदर के सम्मुख 2-2 हाथ करे। सोचकर प्रातः ही उपस्थित हो गुरु आचार्य विष्णुगुप्त का चरण स्पर्श किया। अपने हृदय की व्यथा कहकर पौरव राज की ओर से युद्ध करने की आज्ञा मांगी। आचार्य विष्णुगुप्त ने उसे सिर से पैर तक देखा। तुम पौरव की ओर से युद्ध करके क्या पाओगे? मान लो पौरव विजय हुआ तो भी तुम अधिक से अधिक एक सैनिक ही रहोगे। फिर विजय अकेले तुम्हारी वीरता पर तो निर्भर नहीं, वह युद्ध व्यूह और कौशल पर निर्भर है। जैसी परिस्थिति है उससे तो मुझे पौरव की हार ही निश्चित दिखाई पड़ती है। अभी तुमने सिकंदर का व्यूह देखा ही कहाँ, इसलिए मेरी इच्छा है कि तुम छद्मवेश में जाकर सिकंदर के युद्ध व्यूह और रण कौशल का निरीक्षण करो, देखो और सीखो। दुर्दमनीय सिकंदर कोई सामान्य योद्धा नहीं है। इस युद्ध के बाद ही तुम्हारा मार्ग प्रशस्त होगा। चंद्रगुप्त मौर्य को आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य जी विवेक के सम्मुख अपने आवेश को समेटना पड़ा। तो फिर गुरुदेव की आज्ञा शिरोधार्य है। मैं आज ही छद्मवेश धारण कर उसका युद्ध कौशल देखने जाता हूँ। कहकर चंद्रगुप्त मौर्य ने गुरु को पुनः प्रणाम किया। तुम्हारा मंगल हो। यह कहकर गुरुदेव उसे जाने की आज्ञा दे दी। चंद्रगुप्त मौर्य साधु वेश धारण कर वितस्ता झेलम नदी के पश्चिमी तट पर पहुंच गया। नदी के पश्चिमी किनारे उत्तर से दक्षिण तक दूर दूर तक स्कंधावर गढ़े थे, जैसे वस्त्रों का विशाल नगर बस गया हो। ग्रीक से लेकर तक्षशिला तक
के विभिन्न प्रदेशों के घुड़सवार पैदल, भालाधारी, तीरंदाज सैनिक शिविरों में पड़े अभ्यास करते थे। ज्येष्ठ मास की पिघली बर्फ से नदी बाढ़ से हाहाकार करती थी। पूर्वी तट पर केकय नरेश पौरव के घुड़सवार तीरंदाज इतने चौकस थे कि नदी की धारा पार कर पक्षी भी पर नहीं मार सकता था। पर सिकंदर के धैर्य, बुद्धि और साहस का पार पाना असंभव था। बाढ़ उतरने की प्रतीक्षा करने लगा। सैनिकों को शिविर में रहकर जश्न मनाने की आज्ञा दे दी। विभिन्न प्रकार के बाजे बजने लगे। समय बीतते देर न लगी, आषाढ़ आ गया। पौरव के तीरंदाज रक्षक कुछ शिथिल पड़े। अब वे उतने ही तट की रक्षा करते जहां सिकंदर की सेना के शिविर थे। फिर भी सिकंदर की विशाल सेना का पार करना आसान न था। चंद्रगुप्त मौर्य एक विशाल वट वृक्ष के नीचे एक झोपड़ी में बैठा यह सब देखता रहता। टहलते भजन गाते वह स्कंधावर के एक छोर से दूसरे छोर तक निर्भय विचरण करता रहता। एक शाम जब वह अपनी झोपड़ी में बैठा भजन गा रहा था तो देखा आकाश में बादल घुमड़ने लगे, बिजली कड़कड़ाने लगी, भीषण झंझावत और मूसलाधार बारिश होने लगी। हाथ को हाथ नहीं सूझता था। तभी स्कंधावार के उत्तरी शिविरों में हलचल हुई। अश्वों के टाप और मनुष्यों के पदचाप उत्तर बढ़ने लगे। चंद्रगुप्त मौर्य भी अपनी झोपड़ी से बाहर आया। पदचापरों के समांतर चलने लगा। चलते चलते आधी रात बीत गई, पर चलते ही रहे। पिछले पहर कुछ कुछ उजाला होने लगा। उसे अनुमान लगा कि अब तक लगभग 8 कोस चल चुका है। वहां से नदी थोड़ा पूर्व को मुड़ती थी। बीच में छोटे द्वीप जैसा वृक्षों वाला झाड़ झंखाड़ में स्थल था, जिसके ओट से सिकंदर के सैनिक उस पार उतरने लगे। सिकंदर के इस दुस्साहस पर चंद्रगुप्त मौर्य ने दांतों तले अंगुली दबा लिया। कुछ दिन चढ़ते चढ़ते एक विशाल घुड़सवार सेना पार उतर गई। पौरव तट रक्षक इन्हें देख न सके। चंद्रगुप्त मौर्य भी थोड़ा आगे बढ़कर नाव से नदी पार कर पौरव क्षेत्र में आ गए। एक विशाल वट वृक्ष पर चढ़कर दूर दूर तक देखने लगा। पौरव सिकंदर की घुड़सवार सेना देखकर स्तंभित रह गया। प्रातःकाल ही उसका साहस जागा और अपने पुत्र को 2000 अश्वरोहियों के साथ सिकंदर को रोकने के लिए भेजा, पर सिकंदर के 5000 घुड़सवारों के आगे टिक न सका। चंद्रगुप्त मौर्य अपलक देखने लगा। एक ऊंचे वृक्ष के शिखर पर चढ़कर पत्तों के झुरमुट में छिप बैठ गया। 2 माह बलवानों के जय पराजय की प्रतीक्षा सांस थाम कर करने लगा। केकय राज पौरव का उत्साह भी देखने योग्य था। राज्य भर के उत्साही शस्त्रधारी युवक मातृभूमि की रक्षा के लिए आत्मोत्सर्ग करने आए थे। पौरव की नियमित सेना में 4000 अश्वारोही, 2000 हाथी, 300 रथ और 2000 पदाति थे। अपनी संपूर्ण सेना को लेकर मोर्चे पर आ गया। मित्रों, आज के लिए इतना ही। शेष भाग हम आपके 21वें एपिसोड में बताएंगे। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने आसपास साफ सफाई रखिए। विश्व मौर्य परिषद से जरूर जुड़िए। भारत का यह पहला संगठन है जो मौर्य वंशियों को सच्ची राह दिखाएगा और ऐसा मार्ग का निर्माण कर रहा है जहाँ पे हर एक चीज़ संभव रहेगा। कोई भी असंभव नाम का शब्द ही नहीं रहेगा। सबको सर्वश्रेष्ठता का अनुभूति होगा, सबको सर्वश्रेष्ठता का दर्जा मिलेगा। यह एक सामाजिक संगठन है, इसको सब लोग फॉलो कीजिए। और हाँ, छल कपटियों से दूर रहिए। तमाम प्रकार के संगठन आपको मिलेंगे, परंतु विश्व मौर्य परिषद सबसे अलग है। आप किसी भी टाइटल को प्रयोग करते हो, परंतु मौर्य नाम से मौर्य